नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल ने कहा कि दिल्ली में नालों की सफाई के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। और चौधरी ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में साफ कहा गया है कि मानसून से पूर्व नालों की सफाई का कार्य राज्य सरकार को समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग ही नोडल डिपार्टमेंट है। चौधरी ने कहा कि इस साल 31 मई तक नालों की सफाई जो है हो जानी चाहिए थी, और लेकिन अब तक इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छोटी बड़ी 2846 नालियां हैं। इनकी लंबाई करीब 3692 किलोमीटर है। इन नालियों का एक बड़ा हिस्सा लोक निर्माण विभाग के पास है, लेकिन आम आदमी पार्टी भाजपा के निगम पार्षद विधायक सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार पर लगे हुए हैं। कुमार ने कहा कि दिल्ली को जलभराव मुक्त कराने के लिए केजरीवाल सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अब तक कोई मास्टर प्लान उन्होंने नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ भाजपा शासित नगर निगम 4 फुट से कम चौड़े नालों की सफाई नहीं करवा पाई, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार ने 4 फुट से अधिक चौड़े नालों की सफाई नहीं करवाई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल ने यह कहा है कि नालों की सफाई जो हो रही है, ये कोई सफाई नहीं हो रही है, इनकी सफाई के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सिर्फ देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तो इस तरीके से कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि नालियों की सफाइयों को लेकर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया जा रहा है। निगम की बात करें, क्योंकि निगम के अंदर अभी तक भाजपा की कहीं ना कहीं सरकार है, और वहीं बात करें दिल्ली की सरकार की, तो पीडब्ल्यूडी उनके हाथ में है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मानसून के आने की हमेशा बताया जा रहा है, और यहाँ तक कि क्या सकते हैं कोर्ट के द्वारा भी कहीं ना कहीं आए क्या सकते हैं नालियों की सफाई को लेकर बड़े आदेश दिए जा चुके हैं राज्य सरकारों को, मगर अभी तक कहीं ना कहीं समय से पहले जो काम होना चाहिए नालियों की सफाई को लेकर वो किया नहीं गया है। और लगातार कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जब भी मानसून आता है उससे पहले ही वादे कर दिए जाते हैं कि हमने प्रॉपर इंतजाम कर लिए गए हैं, जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। मगर जब भी बारिश आती है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं निगम की बात करें या फिर पीडब्ल्यूडी की बात करें, दोनों की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आती है। और इसी को लेकर जिस तरीके से चौधरी अनिल कुमार जी जो है वो कहीं ना कहीं निगम को और दिल्ली सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मगर बात करें सर्दियों की, तो छोटी बड़ी नालियां जो है वो दिल्ली के अंदर लगभग 2846 नालियां है, और उसके अंदर लगभग जो उनकी लंबाई की बात करें तो 3652 जो है वो कहीं ना कहीं नालियों की लंबाई है। मगर उसकी सफाइयों को लेकर दोनों ही तरफों से, यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से और निगम की तरफ से सिर्फ घोषणाएं की जा रही है, मगर अभी तक बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई है। और जो उनका पैसा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, जिस तरीके से देखा जाता है कि अक्सर जब मॉनसून आता है तो राजधानी जो है पानी में डूबती हुई नजर आती है, तो उसके बाद भी जब पानी में डूबती हुई पूरी तरीके से राजधानी नजर आती है, उसके बाद भी दिल्ली सरकार इस पर कोई काम क्यों नहीं कर रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, जब भी मानसून आता है तो उससे पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और मीडियाओं में, और यानी कि विज्ञापन के माध्यम से बड़े बड़े घोषणाएं की जाती है कि निगम ने हर तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं, कोई भी स्थिति नहीं होगी। मगर जैसे ही मानसून आता है और उसकी पहली ही बारिश से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की पोल खुलती हुई नजर आती है। और लगातार कहीं ना कहीं बात करें नालियों की सफाइयों की या फिर अंडरपासों की, तो ना तो नालियों की सफाई की जाती है और ना ही अंडरपास के लिए जो पानी की निकासी होनी चाहिए वो भी नहीं की जाती है। जिस तरीके से घोषणाएं की जाती है तो उससे तो साफ जाहिर है जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो निगम को या फिर दिल्ली सरकार को पैसा दिया जाता है नालियों की सफाइयों को लेकर या फिर कहे अंडरपास की सफाइयों को लेकर, वो कहीं ना कहीं सिर्फ होता है, अपनी अपनी
डिब्बों में भर लिया जाता है और उससे बाद में कहीं ना कहीं घोषणाएं की जाती है। मगर जब जल भराव की स्थिति बनती है तो फिर निगम जो है वो दिल्ली सरकार के ऊपर टिकड़ा फोड़ता हुआ नजर आता है, दिल्ली सरकार जो है वो निगम के ऊपर टिकड़ा फोड़ती नजर आती है। मगर कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार किया जाता है इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो चौधरी अनिल कुमार जी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं दोनों ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो निगम को या फिर दिल्ली सरकार को पैसा दिया गया नालियों की सफाइयों को लेकर वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए नालियों की भरने की, जिस तरीके से नालियों की सफाई नहीं की गई है, तो मानसून आता है तो जाहिर सी बात है कि नालियां जो है पूरी तरीके से भर जाती हैं। तो इसमें जो आम जनता है उस पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं जो आम जनता को मानसून के समय पर झेलनी पड़ती हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मानसून के समय पर जिस तरीके से बारिश होती है और उसके बाद में जो नालियों की सफाई नहीं होती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पानी पर जमा हो जाता है, अंडर पास जो है वो लगातार कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल बन जाते हैं और यहाँ तक सोचिए कितना बड़ा जल भराव होता है। और जो नालियों की सफाइयों को लेकर, क्योंकि जो सड़कों की जो नालियां हैं वो कहीं ना कहीं PWD के अंदर आती है और जो गलियों की सफाई नालियां हैं वो कहीं ना कहीं निगम के अंदर आती है। मगर यहाँ पर दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं लापरवाही की जाती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है। मगर यहाँ पर घोषणाओं के साथ साथ जनता के लिए नहीं इलाकों की बात करें, झुग्गी झोपड़ी बस्ती की बात करें, वहां पर नालियों से सफाई नहीं की जाती है जिसकी वजह से जो गंदा पानी होता है या क्या है बारिश का पानी होता है वो कहीं ना कहीं उनके घरों में घुस जाता है जिसकी वजह से बीमारियां जो है वो पनपती नजर आती है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान होते नजर आते हैं, मच्छरों की वजह से कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकारों की बात करें, जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा निगम को या फिर कहे PWD को पैसा दिया जाता है और सफाइयों के लिए ये भी कहा जाता है कि नालियों की सफाई करनी चाहिए, मगर लगातार कहीं ना कहीं वो सफाइयों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। और जब भी बारिश आती है और जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिलती है उससे तो जनता कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आती है और जनता का कहीं ना कहीं कई बार तो गुस्सा भी कहीं ना कहीं निगम को झेलना पड़ता है। जी राजीव, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि जो नालियां हैं उनकी सफाई की जाए, लेकिन उसके बाद भी जो दिल्ली सरकार है वो नालियों की सफाई नहीं कर रही है। एक तरीके से ये हाईकोर्ट की अवहेलना है, उनके आदेशों की अवहेलना है और ये कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हाईकोर्ट की तो हाईकोर्ट में के आदेश के बाद कहीं ना कहीं सरकारों को, राज्य सरकारों की बात करें या निगम की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं अपना कार्य करना चाहिए था। मगर यहाँ पर हाईकोर्ट के भी अवहेलना की जा रही है, जो उनका आदेश है वो नहीं माना जा रहा है। नालियों की सफाइयों की बात करें तो जितनी PWD के अंदर में नालियां आती है उनकी भी सफाई नहीं की जा रही है और ना ही निगम के द्वारा जितनी नालियां आती है उनकी भी सफाई नहीं की जा रही। तो उसमें साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जब बदबू आएगा तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति बनेगी और जो अंडर पास है वो कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल बन जाएंगे और हर बार की तरह यही स्थिति देखने को मिलेगी। और मगर जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होकर सिर्फ सरकारों के कोसने का काम करती है, मगर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार हो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि निगम ने काम नहीं किया, निगम कहता है दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया, मगर जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता है। और कई बार तो इसके अंदर जो जल भराव की स्थिति होती है उसके अंदर लोगों के कहीं ना कहीं फंस कर कहीं ना कहीं कई बार तो मौत भी हो जाती है। इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो है वो निगम की और दिल्ली सरकार की है। मगर दिल्ली सरकार जो है वो अपना बचाव करता हुआ नजर आता है और दिल्ली निगम के ऊपर टिकड़ा फोड़ देता है, निगम जो है वो अपना बचाव करता है। मगर यहाँ पर दोनों ही अपने बचाव के साथ साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड दिया जाता है वो कहीं ना कहीं अपनी विभोग भरते नजर आते हैं। मगर जनता के बारे में ना तो निगम सोचता हुआ नजर आ रहा है ना ही दिल्ली सरकार सोचती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए नालियों की सफाई की, तो अभी तक कितनी नालियों में सफाई का काम किया गया है? क्या किसी भी नाली में सफाई का काम नहीं किया गया है या कुछ नालियों में सफाई का काम हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नालियों की सफाइयों को लेकर घोषणाएं जरूर की जाती है, मगर यहाँ पर बात करें निगम के द्वारा अभी तक सड़कों की जो नालियां हैं या फिर कहें गलियों की जो नालियां हैं सिर्फ उसमें खाना पूर्ति की जा रही है, ना कि उनकी प्रॉपर तरीके से सफाई की जा रही है। यहाँ बात करें PWD की तो PWD के अंदर भी सड़कों की जो नालियां होती है, बड़े बड़े नाले होते हैं वो भी कहीं ना कहीं PWD के द्वारा आते हैं, मगर उनकी भी सफाई नहीं की जा रही है।
दिल्ली सरकार हर बार कहती है कि हमने इतने टन जो है वो जांच निकाली है और लगातार इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है, आगे भी जांच निकाली जाएगी और इतने करोड़ रुपए का हमने खर्च भी कर दिया गया है, मगर वो खर्च जो है वो कहीं ना कहीं जनता की नजर में नहीं आता है और ना ही वो जो है वो निकालने के बाद कहाँ जाती है, कितने टन जांच निकाली गई, ये सिर्फ जनता के लिए, तो जनता के लिए जिस तरीके से चुन के लेके आती है, दिल्ली सरकार नेताओं को चुन के लेके आती है, मगर सब नेता जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, जनता की सुविधाओं के बारे में उन्हें कोई भी लेना देना नहीं होता है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया कि समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, पर ध्यान रहे कि किसी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, लेकिन एक भी दोषी जो है ना बच सके। उन्होंने शनिवार को टीम 9 के साथ बैठक कर प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर तेवर कड़े कर लिए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को कानून व्यवस्था पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए जो दूसरों के लिए नजीर बने। और आपको बता दें, इसके साथ ही उन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन से 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि विगत दिनों कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक शांति सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इससे पहले 3 जून को कानपुर में भी ऐसे ही कोशिश की गई, तब भी सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, जिससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शांति बनी हुई है। ये शांति व्यवस्था स्थायी रहे, इसके लिए सतर्क सावधान रहना होगा। वर्तमान में स्थिति जो है नियंत्रण में है, किंतु हमें इस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। पुलिस और प्रशासन 24/7 अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। नगर निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़े। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। जिन लोगों को कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है वे लोग शांति को भंग करके इसी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे और इसीलिए सरकार पहले से ही प्रोएक्टिव रोल पर थी। पहले से इस बारे में हमने अवैध स्टैंड हटाने के लिए जो कहा था वो इसीलिए कहा था। पहले से हम लोगों ने इसीलिए जितने भी धर्मस्थलों पे माइक थे लगे हुए अवैध रूप से शोरगुल कर रहे थे उन सबको उतारने के लिए इसीलिए किया गया था। मैं विश्वास करता हूं कि कल जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो
तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कल सीएम योगी ने एक बैठक ली है और उसमें दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अगर बात की जाए, पहले भी ये दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन कानून व्यवस्था पर यहां पर नजर रखने के लिए पहले भी कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी हिंसा हुई, जो कि चिंताजनक है। लेकिन कल जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ अहम रहा, क्या क्या गाइडलाइंस जो है कल दी गई हैं? जिलों में जिस तरह से उपद्रव हुआ, चाहे सहारनपुर हो, देवबंद हो, चाहे मेरठ हो, कानपुर हो, इस तरह का उपद्रव जो हुआ वो कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाई लेवल बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी डीएम एसएसपी मौजूद थे। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने तमाम तरह के निर्देश दिए और वहाँ गरीबों की चिंता भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाए, लेकिन गरीबों के घर पे ना की जाए। और साफ तौर पे चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, नगर निकाय हो, और सभी ये सुनिश्चित कर लें कि गरीबों के घर पे किसी प्रकार की कार्रवाई ना की जाए। और कई जो पेशेवर माफिया हैं, उन पर अपराधी हैं, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का काम किया जाए। आज जिन लोगों ने अवसर पर, उन्होंने साफ तौर पर जिन लोगों को कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है, वो इस तरह का शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। और चाहे स्पीकर की कार्रवाई हो, लाउड स्पीकर कार्रवाई हो, चाहे अवर स्टैंडों की, तो वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं। और कहा है कि कल की घटना पर तत्काल नियंत्रण पर शांति बनाए रखने का काम करें और स्थायी रूप से मेन गेट मेंटेन करना आवश्यक है। इस प्रयास हो उपद्रवी है उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का काम किया जाए। और कहा भी जा सकता है कि शांति सौहार्द बढ़ाने का जो काम किया जा रहा है उपद्रवियों द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए। और सामाजिक जो तत्वों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, पुलिस प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करे और कहीं न कहीं वर्तमान को जो स्थिति चल रही है उस पर नियंत्रण करने का काम की जाए। और सतर्कता और सावधानी के साथ करे, क्योंकि ये पूरा प्री प्लान है और प्री प्लान करके ही इस तरह का उपद्रव किया जा रहा है। और पुलिस 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहे और कहीं न कहीं साजिशकर्ताओं और किशोरों को जो सहारा बनाया गया है, उन पर कहीं न कहीं कार्रवाई करने का काम किया। जो मुख्य साजिशकर्ता की पहचान है वह जरूरी है, जो मेन साजिश कर रहा है, जो मेन मुखिया है, उसकी पहचान करने का काम किया। जो इस तरह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और किसी प्रकार की कोताही ना बर्दाश्त करने का कहा गया, किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितेंद्र, अगर बात की जाए गिरफ्तारियों की, तो इस पूरे मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं और अब कितनी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस पूरे मामले में? देखिए, कल लगभग 230 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जो अलग अलग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो कल बताया कि लगभग 230 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। और कल कानपुर में जिस तरह की तस्वीरें सामने नजर आई, उस पर ही प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए उन पर कार्रवाई करने का काम किया है और बड़ी संख्या में लोगों को और भी गिरफ्तार किया। पुलिस चिन्हित कर रही है वीडियो के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, और जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे या उन्होंने उपद्रव करने का काम किया है, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। जितेंद्र, अगर बात की जाए कल की बैठक की, कल बैठक ली गई है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, तो उस बैठक का आज, जो कल गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो उस बैठक का आज क्या क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुखिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो मुखिया की बात टालना शायद पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर इसमें घोर लापरवाही कही जा सकती है पुलिस की, अगर पुलिस अलर्ट मोड पे होती तो किसी प्रकार का कोई भी घटना नहीं होती। लेकिन आप देखते हैं कि मुखिया के असर कितना होता है। सभी डीएम एसएसपी को जो फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कितना असर होता है, क्या कितना शांतिपूर्ण जो माहौल है वो बना पाएंगे उत्तर प्रदेश में। जितेंद्र, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो सुरक्षा व्यवस्था में क्या कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं? देखिए, पूरी तरह से निगरानी की जाए, जहां पर उपद्रव हुआ उनको चिन्हित किया जा रहा है। सोशल साइट पे जिन्होंने ये अफवाह फैलाने का काम किया है, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार करने का काम कर रही है। और सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार की कोई भी कोताही ना की जाए। और साफ तौर पे कल जो जिलाधिकारी और डीएमओ की जो मीटिंग हुई है, उसमें कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की अराजक तत्व है उनको छोड़ा नहीं जाए और जो कठोरतम कार्रवाई की जाए वो कहीं ना कहीं सरकार करने का काम करे। और जो किशोरों को, ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो किशोरों को कहा है कि किशोरों को जो चिन्हित किया गया है, उनको जो उन पर जो कार्रवाई जो उनको आगे करने का काम किया, उनको भी छोड़ा ना जाए। हर जगह से सरकार
सख्त है और जितने भी जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित करें, उनको गिरफ्तार करने का काम करें। जितिन, जिस तरीके से देखा जाता है अक्सर जो अफवाहें फैलाने का एक सही माध्यम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो सोशल मीडिया को लेकर योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या क्या गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं? देखिए, साइबर सेल को तैनात कर दिया गया है और साफ तौर पे का जो उपद्रवी सोशल साइट पर उपद्रव फैलाने का कर रहे हैं, तो सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश किया कि उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके इन पर कार्रवाई किया। और सबसे पहले जो किशोरों को आगे किया है, उन किशोरों पर कार्रवाई न करके सबसे पहले जो मुखिया है, जो मास्टरमाइंड है, उस पर कार्रवाई किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जितिन, कल जिस तरीके से बैठक की गई, तो इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए? क्या किसी अधिकारी पर गाज भी गिरती हुई नजर आई? देखिए, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि गाज नहीं गिरेगी और जिसकी घोर लापरवाही नजर आएगी तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री उनको छोड़ेंगे नहीं और उन पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। और साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। जितिन, जिस तरीके से बुलडोजर की बात की गई है कि बुलडोजर चलवाए जाएंगे, जो इस पूरे मामले में जो अपराधी हैं जिन्होंने अवैध तरीके से अपने मकान का निर्माण किया है, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, तो ये बुलडोजर की कार्रवाई कब से शुरू की जाएगी? देखिए, कानपुर में इस तरह की तस्वीरें सामने नजर आई थी और कहीं ना कहीं चाहे सीए एनआरसी का हो, चाहे कानपुर में हिंसा फैलाने का मामला हो, सब पर कार्रवाई की जा रही है और चिन्हित किया जा रहा है कि जो लोग अवैध रूप से वो अपने घर बनाए हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। जितेंद्र, अभी जो यहाँ की पूरी स्थिति है वो कैसी बनी हुई है? देखिए, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तस्वीर नजर आई, लेकिन ये हिंसा जो है वो मध्य प्रदेश और कई राज्यों तक पहुंची है और यूं कहें कि दूसरे देशों में भी पहुंची है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार किसी प्रकार का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये निर्देश था कि किसी प्रकार की जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े और कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखें। जितेंद्र, अगर बात की जाए गिरफ्तारियों की, तो अभी तक जितने भी जिले हैं जहां जहां पर ये प्रदर्शन किया गया, तो अभी तक सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो कौन से जिले में हुई हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में और सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारी की इलाहाबाद में की गई है और इलाहाबाद हो, सहारनपुर हो, इन सब में लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। लगभग 230 लोगों का आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। तो चलिए जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया था कि समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, पर ध्यान रहे कि किसी भी निर्दोषी का उत्पीड़न ना हो, और लेकिन एक भी दोषी इसमें क्या है जो है बच ना सके। और उन्होंने शनिवार को टीम 9 के साथ एक बैठक कर प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि माहौल को बिगाड़ने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर तेवर जो है कड़े कर लिए हैं और शनिवार को कानून व्यवस्था पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए जो दूसरों के लिए नजीर बने। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन से 24 घंटे अलर्ट मूड पर रहने के निर्देश भी उन्हें दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि विगत दिनों कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक शांति सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। और इसी के साथ आपको बता दें, इससे पहले 3 जून को कानपुर में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी। तब भी सतर्कता के निर्देश दिए गए थे, जिससे प्रदेश में ज्यादातर जिलों में शांति बनी हुई है। ये शांति व्यवस्था स्थायी रहे, इसके लिए सतर्क सावधान रहना होगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, किंतु हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। पुलिस और प्रशासन जो है 24/7 जो है अलर्ट मोड पर रहने के उन्हें निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा टीम 9 द्वारा के साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें कई दिशा निर्देश जो है उनके द्वारा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गरीबों को छेड़ा ना जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं गरीब भी उनके निशाने पर आ जाते हैं। तो इसलिए साफ शब्दों में कह दिया गया है कि गरीबों को ना छेड़ा जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है उसे
24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों को ये कहा गया है कि इन्हें सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो इस तरीके से माहौल बिगाड़ने का काम करेगा उनके खिलाफ सरकार जो है सख्त कार्रवाई करेगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ आपको बता दें कठोरतम कार्रवाई की जाए और ध्यान रहे कि इसमें किसी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, ये भी साफ लहजे में उनके द्वारा कहा गया है। मुंबई के बोरीवली कोराक केंद्र में ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि मुंबई में पहली बार श्रीमद् भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने की सांसद गोपाल शेट्टी ने लोकसभा में मांग की हुई है। मांग को साकार करने हेतु श्रीमद् भगवद गीता शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम बोरीवली पश्चिम में इस्कान, जुहू और पोईसर जिमखाना के मार्गदर्शन में किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से मगन भाई राजगुरु संस्थापक श्री विश्वनाथ वेद पाठशाला, श्री विश्वनाथ धाम और श्री कृष्ण जन्म भजन इस्कान जुहू मुंबई की तरफ से भगवद गीता के बारे में जानकारी दी गई। वो इंसानियत जीवन में गीता के रहस्य के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि आने वाले शनिवार से उत्तर मुंबई में सभी विधानसभा में भगवद गीता का मुफ्त ज्ञान 7 साल से लेकर 70 साल के व्यक्ति को दिया जाएगा। आने वाले दिनों में सभी धार्मिक आयोजनों में गीता के बारे में जागरूक करना आवश्यक होगा, जिसके तहत हर शनिवार शाम 7 बजे से 8 बजे तक पोईसर जिमखाना में भगवद गीता का अध्ययन कराया जाएगा। हर रोज गीता के एक अध्याय को लेकर शिक्षण व प्रवचन दिया जाएगा और जिसमें 18 अध्यायों को 18 हफ्ते में संपन्न किया जाएगा, जहां सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर मुंबई भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने लोकसभा में श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास स्कूलों के पाठ्यक्रम में समाविष्ट हो ऐसी मांग रखी है। केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यादव ने उत्तर देते हुए कहा कि ये निर्णय राज्य सरकार के ऊपर अवलंबित है और कई राज्यों में श्रीमद् भगवद गीता को स्कूली अभ्यासक्रम में समाविष्ट कर दिया गया है। मुंबई बोरीवली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, जहां से गीता के अध्ययन की शुरुआत की जा रही है। हालांकि यह अध्ययन 7 साल से लेकर 70 साल के लोगों को लिए शुरू किया गया है, लेकिन इस बीच सांसद गोपाल शेट्टी ने आह्वान किया है कि उत्तर मुंबई के हर वार्ड, हर विधानसभा में अध्ययन करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों को गीता का ज्ञान दिया जाएगा, प्रवचन दिया जाएगा। उसके दौरान प्रश्नावली भी की जाएगी। आपको बता दें कि सांसद गोपाल शेट्टी लगातार गीता को लेकर स्कूली शिक्षा में उसको शुरू करने की पहल की थी, लेकिन कई राज्यों ने इसकी शुरुआत की, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत अब नहीं हुई है। लेकिन सांसद गोपाल शेट्टी की पहल के चलते कहीं न कहीं उत्तर मुंबई में स्कूली बच्चों को जो है शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा। इस विषय को लेकर सांसद जी हमारे साथ है। सांसद जी, सबसे पहले इसका शुभारंभ कैसे किया जाएगा, कितने विधानसभा में किया जाएगा, बताइए। नहीं, जैसे मैंने पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज़ उठाई थी तो हमारे सम्माननीय मंत्री ने ये कहा था कि हम सरकार धीरे धीरे इसको पाठ्यक्रम में लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी राज्य को अगर करना हो तो स्वयं कर सकते हैं। तो हमारे देश में 3-4 राज्य के लोगों ने इसका प्रारंभ किया है। जिस महाराष्ट्र से मैं पार्लियामेंट में जाता हूं तो वहां पर मैंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुत्व का और राष्ट्रीयता के लिए बहुत काम किया और उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी यार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, तो महाराष्ट्र में ये लागू होना चाहिए, इस प्रकार की मैंने आवाज़ उठाई। लेकिन उनकी मजबूरी भी मैं जानता हूं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी उनके साथ में होने की वजह से वो महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्यों अपना समय को बिगाड़ना चाहिए, हमने स्वयं क्यों ना इसका शुभारंभ करना चाहिए। तो हमने आज बोरीवली विधानसभा में इसका प्रारंभ किया। हजारों की संख्या में लोग आए अपने बच्चों को लेकर। मैं आने वाले दिनों में बाकी के 5 विधानसभा में इस प्रकार का उत्तर मुंबई के खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे हम सबको पता है कि उन्होंने लोकसभा में इस सब्जेक्ट का विषय उन्होंने उठाया था और सिर्फ वहाँ पे न रुकते हुए, सिर्फ क्वेश्चंस को न करते हुए अपने मतदार क्षेत्र में इसका शिक्षारंभ चालू होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पोईसर जिमखाना जैसे संस्था पे विश्वास रखा और हमें इसका शुरुआत करने के लिए मौका दिया। इसके लिए मैं उनका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पोईसर जिमखाना आप सभी जानते हैं कि इस तरह से सोशल वर्क काफ़ी 20 सालों से उनके लीडरशिप में हम करते आ रहे हैं।
सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम पोईसर जिमखाना की जो मैनेजिंग कमेटी टीम है इस कार्यक्रम को करने में सक्षम है और मुझे पूरा आशा है कि हम ये सक्सेसफुली पूरी तरह कर पाएंगे। गीता के अध्ययन के लिए क्या आपने गाइडलाइन बनाई है? किस तरह से बच्चे आएंगे, लोगों को शिक्षा दी जाएगी, कितने बजे लोगों का प्रवेश होगा, कितने घंटे तक यह शिक्षा चलेगी, बताओ। गीता अगर आप देखोगे तो 18 अध्याय है, जैसे यहाँ पे बताया गया है गुरुजी की तरफ से कि 18 अध्याय है और 18 अध्याय हम एक एक अध्याय को एक एक वीक में लेते कंप्लीट करेंगे। हर सैटरडे शाम को 7 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक इसका अध्याय होगा। ये सिर्फ लेक्चर जैसे नहीं होगा, इसको हम इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। इस्कॉन के जो गुरुजी है वो इसके लिए तैयारी उन्होंने दर्शाई है कि हर सैटरडे पोईसर जिमखाना में 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक इस तरह का। बचपन में क्या पढ़ा था आप देखिए, इनके माता पिताओं ने उनको क्या संस्कार दिए थे, भगवत गीता और भागवत के माध्यम से उनको जो सिखाया गया था, निस्वार्थ कैसे जीवन जी के हमें समाज की सेवा करनी है। तो ये अगर हमें ऐसे समाज की निस्वार्थ सेवा करने वाले नेतागण अगर निर्माण करने हैं, ये भारत के स्वतंत्र सेनानी हुए, मध्ययुगीन भारत के भी जो भी महान महान राजे महाराजे हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या महाराणा प्रताप हो या राजा विक्रमादित्य हो, जो भी हो, उन्होंने बचपन में गीता पढ़ी थी। अगर हमें ऐसे विश्व गुरु जैसे भारत के निर्माण करने के लिए ऐसे निस्वार्थ नेता का निर्माण करना है तो बचपन में गीता पढ़ानी होगी, स्कूल में पाठ्यक्रम में पढ़ानी होगी, कॉलेज में पढ़ानी होगी। इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। हमें स्कूल के बच्चों को कार्टून सिखा के या बाकी कुछ सिखा के बच्चों का चरित्र बनने वाला नहीं है, उनको गीता के तत्वों से ही चरित्र बनने वाला है। केवल कार्टून और ये सब चित्रपट सृष्टि और धारावाहिक दिखा के बच्चों का जीवन बनने वाला नहीं है, कोई खेल दिखा के या कुछ करके बनने वाला नहीं है। चरित्र बनाना है तो भगवत गीता से, और भारत की विश्व गुरु की नींव बनानी है तो भगवत गीता से बनेगी। इसलिए इस्कॉन के माध्यम से आदरणीय सांसद के मार्गदर्शन में हम ये प्रयास। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरीके से मुंबई में आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता को लेकर मांग रखी गई है, तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से गोपाल सेट्टी ने जो है लोकसभा में एक मांग रखी है कि श्रीमद् भगवत गीता को जो है स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल निशा जी, देखिए उत्तर मुंबई सांसद गोपाल सेट्टी ने संसद में यह बात रखी थी कि देश के सभी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए और उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसको लेकर कई राज्यों ने अमल भी किया, कई राज्यों में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। लेकिन जहां से उन्होंने शुरुआत की उम्मीद की थी, यानी कि महाराष्ट्र में अब तक इसकी शुरुआत नहीं की गई है। लिहाजा उन्होंने काफी इंतजार करने के बाद अब मुंबई के बोरीवली में करीब 500 बच्चों को मुफ्त में भगवत गीता का स्कूली शिक्षा के माध्यम से या फिर संस्था के माध्यम से पढ़ाने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत कल हुई है। और इस माध्यम से उन्होंने एक संदेश दिया है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के तमाम संदेह को दूर करते हुए, तमाम अकर्मण्यता को दूर करते कर्मण्यता की तरफ लेके गए, कर्तव्य निष्ठा की तरफ लेके गए, उसी तरह से अगर भगवत गीता लोग पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं उनके खून में, उनके संस्कार में यह बढ़ेगा कि किस तरह से हम निष्क्रिय होकर सक्रिय हो सकते हैं। हम अब जिस काम को लेकर हम निर्भीक होते हैं, डर रखते हैं, उस काम को लेकर कहीं न कहीं हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह की भावना के साथ भगवत गीता पढ़ना बेहद जरूरी होगा। खासकर भगवत गीता का इंसानी जीवन में कितना महत्व है, भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, इस पर विशेष फोकस देने की बात कही है। सत्यप्रकाश, क्या लग रहा है कि उनकी जो ये मांग है ये मान ली जाएगी? इसके कोई आसार दिखाई दे रहे हैं? और क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो धार्मिक चीजों को स्कूलों में पढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि इनकी मांग मान ली जाएगी? ऐसे आसार कुछ होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सांसद का ऐसा कहना है कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारे जीवन को
विचार करने वाला, हमारे जीवन में इसे उतारने वाला एक अध्याय है, जिसके पढ़ने के बाद हमारे जीवन में जो भावना रहती है वो कहीं कहीं बदलती है, हमारे जीवन में जो दोष रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे में भगवान जब अर्जुन युद्ध से पहले तमाम तरह के बातें पूछ रहे थे उनसे, या अर्जुन ये जानना चाह रहे थे कि हम युद्ध क्यों करें, हमें नहीं करना चाहिए, अपने है, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो जिम्मेदारी है वो क्या है। तो जाहिर तौर पर भगवत गीता पढ़ने से इंसान को उसकी अपनी जिम्मेदारियों और अपने धर्म के प्रति जानकारी मिलेगी। इससे वो देश में अच्छा काम, अच्छा विकास कर सकता है। यही वजह है कि देश के सभी महापुरुषों ने भगवत गीता पढ़ी है। अगर उन्होंने भगवत गीता पढ़ के देश का नाम रोशन किया है, तो अगर इंसान पढ़ता तो जाहिर तौर पर वो भी अपने जीवन में एक अच्छा काम कर सकता है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से भगवत गीता को पाठ्यक्रमों से जोड़ने की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है इसे लेकर, क्या क्या रिएक्शन, किसी का कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, रिएक्शन तो नहीं, लेकिन ये बात तो तय हो गई है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाली नहीं है। इस बात को खुद सांसद गोपाल सच्ची ने भी कहा है कि जब तक महाविकास आघाड़ी सरकार है, यानी कि कांग्रेस की, एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है, इसमें संभव नहीं है। लेकिन अगर पक्का हिंदुत्व वाली सरकार होती, यानी कि शिवसेना चाहती तो कर सकती है, लेकिन क्योंकि 3 पहिए वाली सरकार है इसलिए नहीं कर सकती, उनकी मजबूरी सांसद समझ रहे हैं। यही वजह है कि सांसद खुद इसकी पहल करते हुए अब बच्चों को मुंबई के करीब 6-7 विधानसभाओं में इसका पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत जो है आने वाले शनिवार से शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की जाएगी। सभी बच्चों और बुजुर्गों को भगवत गीता का ज्ञान दिया जाएगा और इस बीच 18 अध्याय को 18 वीक में कंप्लीट किया जाएगा, जिसका शुभारंभ कल किया गया है। सत्य प्रकाश, अगर बात की जाए स्कूलों की, तो स्कूलों में जैसे विभिन्न समुदाय के बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, और उस बीच अगर श्रीमद् भगवत गीता को वहां पर पाठ्यक्रमों से जोड़ दिया जाता है, तो इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के जो ग्रंथ है उसे पढ़ाए जाते हैं, कई धर्म ग्रंथ है जो उनके स्कूलों में, उनके समाज के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ऐसे में उनका कहना है कि क्यों ना हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं उन्हें गीता का उपदेश दिया जाए, गीता का ज्ञान दिया जाए। गीता को एक ग्रंथ न बताकर गीता कर्तव्य सिखाती है, गीता हमें जिम्मेदारी सिखाती है, उसका ज्ञान दिया जाए, उसकी शुरुआत होना चाहिए। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि इसे सिर्फ ग्रंथ से या धर्म से जोड़कर न देखा जाए, इसे कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाला एक सार समझा जाए, एक आदेश समझा जाए, एक उद्देश्य समझा जाए, तब जो है बच्चे पढ़ेंगे और देश का विकास करेंगे। अगर श्रीमद् भगवत गीता की बात की जाए सत्य प्रकाश, तो किन किन स्कूलों में ये जो श्रीमद् भगवत गीता है वो पढ़ाई जाएगी? क्या निजी स्कूल में ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी या सरकारी स्कूलों में ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? फिलहाल सांसद की ऐसी मांग है कि जितने भी सरकारी स्कूल है राज्य में, उन सभी स्कूलों में इसे जिम्मेदारी के तहत कंपलसरी किया जाए, यानी आवश्यक किया जाए। एक पुस्तक, एक लेसन चलाया जाए। इस लेसन के तहत बच्चे जो है भगवत गीता पढ़ेंगे, उसके सार को समझेंगे और हमारे देश की संस्कृति को समझेंगे, ऐसा सांसद जी का कहना है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से भगवत गीता को पढ़ाने के लिए क्या कोई स्पेशल टीचर्स बुलाए जाएंगे? देखिए, मुंबई में जो इस्कॉन टेम्पल की संस्था है, ट्रस्ट है, उसकी तरफ से उनकी पूरी तैयारी है। वो मुफ्त में सभी बच्चों को भगवत गीता की पुस्तक दे रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि विदेशों में, रसिया में, अमेरिका में, कनाडा में, कई देश, विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे देश से भगवत गीता की शुरुआत हुई है, लेकिन हमारे देश में ही इसकी शुरुआत पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। ऐसे में वह मुफ्त शिक्षा देने के लिए तैयार है। तो इस्कॉन की तरफ से मुंबई के बोईसर जिमखाना में इसकी शुरुआत की जाएगी, जहां से बच्चों को भगवत गीता पढ़ाया जाएगा और उसके सार समझाया जाएगा कि इसका मतलब क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर में लिए निर्णय के मुताबिक हिमाचल कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने में जुट गई है। इसी मकसद से कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति ने 17 जून को शिमला के राजीव भवन में अहम बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि इसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देते हुए पार्टी को
मजबूती पर इस पर चर्चा होगी और चुनाव प्रबंधन समिति इस बात को लेकर चर्चा करेगी कि किस तरह से युवाओं और महिलाओं को सोशल मीडिया से पार्टी में जोड़ा जाए। चुनाव में सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल को लेकर आपको बता दें, कांग्रेस विशेष रणनीति तैयार करने के दावे कर रही है। इस मकसद से पार्टी जल्द अपनी वेबसाइट लॉन्च करेगी ताकि इस पर आम जनता भी सुझाव दे सके। इस बैठक में मिशन 2022 के लिए प्रबंध समिति रणनीति तय करेगी और पार्टी हाईकमान ने 2 महीने के भीतर विधानसभा की क्षेत्रवार रिपोर्ट मांग रखी है। रिपोर्ट से में संगठन की स्थिति के बारे में बताना होगा, लिहाजा 17 जून की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी और चुनाव प्रबंधन समिति के विधानसभा क्षेत्रवार दौरे को लेकर चर्चा की जाएगी। विधानसभा क्षेत्रवार दौरों के दौरान चुनाव प्रबंधन समिति कांग्रेस युवा और NSUI कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस SC विभाग के पदाधिकारी के साथ रणनीति बनाएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से 17 जून को कांग्रेस के चुनाव समिति ने एक बैठक बुलाई है, तो इसमें किन किन रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है? जी देखिए, जो ये कांग्रेस की जो चुनाव प्रबंधन समिति की जो चुनावों को लेकर जो रणनीति है, उसको लेकर एक बैठक कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति 17 तारीख को यहाँ पे करेगी। और जो इसमें जो अखिल भारतीय जो कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया था कि हिमाचल में जो है कांग्रेस को संगठन को जो मजबूत करना है, इसके मकसद से इसको इसी प्रबंधन समिति का जो प्रस्तुत है वो किया गया था। अब यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये जो 17 तारीख को जो चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक होनी है इलेक्शन को लेकर, उसमें जो है मेन जो है वो महिलाओं और जो युवा है उनको जोड़ने के उस पर काम करेगी समिति, क्योंकि उनका मानना है कि महिलाओं की बहुत भागीदारी रहती है, क्योंकि महिला और युवा साइलेंट वोटर रहता है और वो जिस तरफ को जाता है तो उस तरफ सत्ता परिवर्तन जरूर होता है। तो इस समिति में जो पहला जो काम भी करेगी वो यही है कि अपने IT सेल को मजबूत करेगी। जो भी मतलब जिस प्रबंधन है भाजपा को सबसे मजबूत और सबसे आगे माना जाता है, ये चुनाव प्रबंधन समिति उन विषयों पर काम कर रही है और हिमाचल में जो है आने वाले दिनों में IT से और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने पर, और इसके अलावा जो जैसे भाजपा बूथ स्तर पे काम करती है तो ये भी बूथ स्तर पे जाके काम करेगी, क्योंकि इनके जो अध्यक्ष है ठाकुर रामलाल, वो पहले ही आरोप लगा चुके हैं भाजपा के कि बूथ स्तर पे जो भाजपा ने अपने पेड वर्कर रखे हैं, उन्होंने जो कांग्रेस के जो लोग थे उनके जो वोटर लिस्ट के नाम गायब कर दिए हैं। तो ऐसे में जो है बूथ स्तर पर ये बूथ स्तर तक जाकर काम करेगी, बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पे तैनात करेगी ताकि अगर कोई गड़बड़ी बूथ स्तर के पर जो वोटर लिस्ट है उसमें हुई है तो उसको वो सुधार सके। जी टीना जी, अगर बात की जाए 17 जून की, तो 17 जून को जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है, तो इस बैठक में कौन कौन वो अहम चेहरे होंगे जो शामिल होंगे? जी देखिए, इसमें जो पहले से ही जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो खुद शामिल होगी और जो चुनाव प्रबंधन समिति में विभिन्न जो विधायक और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होने की वो उम्मीद है। लेकिन जो चुनाव प्रबंधन समिति अपने आप में एक पूरी समिति है, तो उसमें 4 विधायक ठाकुर रामलाल अध्यक्ष है, उसके अलावा अमृत सिंह है, इन लोगों को जो है ये सतपाल रायजादा है, ये लोग शामिल होंगे। और फिलहाल जो है जो मिशन इंटर 2022 है उसके लिए ये जो प्रबंधन समिति है वो रणनीति बनाएगी, और जो ये रणनीति बनाएगी उसके बाद जो है राजीव भवन जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य जो पदाधिकारी हैं, अन्य जो समिति हैं, अन्य जो लोग हैं वो भाग लेंगे और ये जो समिति जो रणनीति बनाएगी उसकी जो चर्चा है वहाँ पर होगी। और इसमें जो विधानसभा क्षेत्रवार दौरों के दौरान जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस के जो SC विभाग के पदाधिकारी उनके साथ भी बैठक, उनके साथ भी रणनीति बनाएगी। तो उनके जो लोग हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति जो कांग्रेस की है उसकी ये दूसरी बैठक है। इससे पहले धर्मशाला में इन्होंने ये बैठक की थी, तो ये इसलिए भी अहम मानी जा रही है ये बैठक, क्योंकि जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो जो चुनाव जीतने के लिए जितने भी जो मतलब जिन चीजों के ऊपर आवश्यक तौर पर कांग्रेस को काम करना चाहिए उन चीजों पर ये काम करेगी। जैसे कि इससे पहले जो इनकी धर्मशाला में जो बैठक हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि जो अभी भाजपा की जो सरकार हिमाचल में है
उसके खिलाफ ये उनके जो काम है, उनके जो घोटाले कुछ हुए हैं, घपले जो हैं, उनके खिलाफ ये चार्जशीट भी लेकर आई, जिसके लिए चार्जशीट कमेटी का भी गठन किया गया है। तो फिलहाल जो चुनाव प्रबंधन समिति है, इसका ये मुख्य काम रहेगा कि जो चुनाव प्रबंधन के दौरान जो रणनीति तय करनी है वो करेगी। और इसी मकसद से जो ये अपनी वेबसाइट भी कांग्रेस जल्द लॉन्च करेगी, ताकि जो इस पर आम जनता है वो चुनावों को लेकर उनको अपने सुझाव दे सके। जी टीना जी, अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव जिस तरीके से अब इस साल के अंत में हो जाएंगे, तो इसे लेकर कांग्रेस ने जनता को लुभाने के लिए क्या क्या प्रयास कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हैं? जी देखिए, पहले तो अभी तो अगर हम इस बात करें कि कांग्रेस कितनी सक्रिय है, तो फिलहाल जो है जब से कांग्रेस में संगठनात्मक बड़ा बदलाव हिमाचल में किया गया है, हल्की सी सक्रियता दिख रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लगातार हिमाचल के दौरे पर हैं, अलग अलग जगहों पे जाके वो दौरे कर रही हैं, लोगों से मिल रही है। इसके अलावा जो विभिन्न जो समितियों का कमेटियों का गठन किया गया था, वो कमेटियां भी अलग अलग बैठकें कर रही हैं, अपने काम कर रही हैं। तो अभी जो सक्रियता है वो फिलहाल तो कांग्रेस की जो सारा का सारा जोर है वो अपने आपस में संगठन को मजबूत करने में लगा है। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े जो चीजें हैं जिनके ऊपर उनको काम करना चाहिए, फिलहाल वहाँ पे कांग्रेस को थोड़ा सा कमी देखी जा रही है। कांग्रेस फिलहाल अपने को एकजुट करने में लगी है, लेकिन इसके अलावा जो पेपर लीक मामला था उसको लेकर उन्होंने लगातार भाजपा सरकार पे दबाव बनाए रखा है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से वो मांग कर रहे हैं कि उनकी जांच करवाई जाए। और तो इस तरह अगर आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा सक्रियता इस वक्त विपक्ष की चाहिए थी, वैसी सक्रियता तो कांग्रेस नहीं दिखा पा रही है, लेकिन फिर भी जो अभी तक जो कांग्रेस में जो एकजुटता चाहिए, जो एक संगठन में जो एक साथ चलने की जो सक्रियता दिखनी चाहिए, फिलहाल कांग्रेस उस पर काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि अगर हम अंदर से मजबूत होंगे, फिलहाल जो गुटबाजी का सबसे ज्यादा मसला कांग्रेस के सामने रहता है, तो फिलहाल तो गुटबाजी से निपट कर एकजुट होना सबसे बड़ा एक चुनौती कांग्रेस के सामने। तो फिलहाल तो इसी से पार पाने की कोशिश में कांग्रेस लगी है। टीना जी, जिस तरीके से कुछ समय पहले ये खबर सामने आ रही थी कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो ये गुटबाजी जो है 17 जून को जो बैठक होनी है, इसमें कितना असर इसका पड़ सकता है? जी देखिए, इससे पहले भी जो है एक अहम बैठक अभी कांग्रेस भवन में कुछ दिनों पहले की गई थी, तो उसमें भी जो है जो कुछ विधायक थे वो नदारद पाए गए। जैसे जो प्रचार समिति के जो अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने उस बैठक से दूरी बनाए रखी। उसके अलावा जो उनके समर्थक थे, उनके साथ के जो विधायक हैं, रोहित ठाकुर, सतपाल रायजादा है, लखविंदर सिंह राणा है, काफी विधायक ऐसे थे जिन्होंने उस बैठक से दूरी बनाए रखी। हालांकि उसके ठीक दूसरे दिन वो लोग राजभवन पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने एक ज्ञापन राज्यपाल को पुलिस वसूली इस मामले में सरकार के खिलाफ किया। लेकिन अगर आप इस तरह से देखेंगे कि जो मेन जो बैठकें हो रही हैं उसमें इस तरह की गुटबाजी लगातार सामने आ रही है। और जो सरकार है, जो भाजपा का जो दल है, वो भी लगातार इसी पर हमला कांग्रेस पे करता है कि चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में जो सक्रियता कांग्रेस को दिखानी चाहिए वो कहीं भी वो कांग्रेस नहीं दिखा पा रही है। इसीलिए जो है जो सरकार है यहाँ पे, जो भाजपा की जो पार्टी है, वो फिलहाल कांग्रेस को काफी गंभीरता से लेकिन नहीं नजर आ रही है। तो फिलहाल तो ये है कि सबसे बड़ी जो पार्टी प्रदेश के सामने चुनौती है वो गुटबाजी से पार पाना है। और देखने वाली बात ये रहेगी कि चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक होनी है, इस बैठक को लेकर वो अन्य जो समितियां वो कितनी गंभीर है, वो इसके कितने जो ये रणनीति बनाती है उसको वो कितनी गंभीरता से लेती है और उसको कितनी सक्रियता से धरातल पे उस पर काम करती है और कितने लोग इसमें शामिल हो पाते हैं। क्योंकि जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसका जो अभी मुख्य उद्देश्य है वो इतने मोर्चे हैं, जिसमें चाहे वो महिला कांग्रेस है, चाहे वो युवा कांग्रेस है, सेवा दल है, उन सबको साथ लेकर उन सबके जो पदाधिकारी उनके साथ बैठक करना है। तो सबसे अहम यही बात अभी 17 जून को देखने वाली होगी कि क्या ये सारे लोग वहाँ पर एकजुट होकर सामने इस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने आते हैं या नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए टीना जी, और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तराखंड के देहरादून में ऊर्जा विभाग द्वारा जारी निर्मित विभिन्न परियोजनाओं का आज वर्चुअल उद्घाटन होगा, जो कि सुबह 11:30 बजे से मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में होगा, जहां सीएम धामी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। जिसके बाद वो 5:30 बजे सर्वे मैदान हाथी बड़कला में रहेंगे। यहाँ पर पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 साल पूरा होने पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जहाँ पर सीएम मुख्य रूप से अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारेंगे। जिसके बाद सीएम यहाँ लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से आज विभिन्न परियोजनाओं का जो है वर्चुअल उद्घाटन होना है, तो ये वर्चुअल उद्घाटन कितने बजे तक होगा, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए निशा, आज बेहद खास दिन होने वाला है उत्तराखंड के लिए, खासतौर से अगर हम बात करें, क्योंकि आज मुख्य सेवक सदन में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी कैंप कार्यालय में ऊर्जा विभाग द्वारा तमाम जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका वर्चुअल उद्घाटन करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें शाम के उनके प्रोग्राम की, 5:30 बजे सर्वे मैदान में हाथी बड़कला एक क्षेत्र कहलाता है देहरादून में, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी लगेंगी और तमाम जो लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया है। क्योंकि जिस तरह से एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है संपूर्ण बीजेपी का, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भी तमाम जो लाभार्थी हैं देश में तमाम योजनाओं से जो लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद किया था, उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी संवाद करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज का दिन इसलिए भी खास हो सकता है कि आज क्योंकि चंपावत उपचुनाव में 55,000 रिकॉर्ड मतों से जो है वो जीत हासिल की थी, तो आज ऐसा माना जा रहा है कि किसी वक्त आज विधानसभा सदस्य पद की शपथ भी आज मुख्यमंत्री धामी ले सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर माना जाए तीनों कार्यक्रम आज बहुत बेहद खास होने वाले हैं। लेकिन अगर हम पहले कार्यक्रम की बात करें, पहला कार्यक्रम 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में होने जा रहा है, जिसमें तमाम जो विभिन्न परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं हैं, ऊर्जा विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है और उसका वर्चुअल उद्घाटन जो है वो होना है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है, हाथी बड़कला में शाम 5:30 बजे कार्यक्रम, इसमें विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे खुद जो मुख्यमंत्री है धामी, और प्रदेश के तमाम जो लाभार्थी हैं वो वहां पर शिरकत करने जा रहे हैं। तमाम जो योजनाओं में उनको लाभ मिला है, जो तमाम विभागीय योजनाएं हैं उनसे सीधा संवाद किया जाएगा और तमाम जो लाभार्थी हैं वो शिरकत करेंगे। फेस टू फेस एक तरह से संवाद इसको कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश भर से तमाम लाभार्थी इसमें जुटने जा रहे हैं और केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, राज्य सरकार की किन किन योजनाओं का उनको लाभ मिला है, इन पर एक विस्तृत चर्चा होने जा रही है। क्योंकि मोदी सरकार का मिशन ये है कि तमाम जो योजनाएं हैं वो घर घर तक जानी चाहिए और एक कहीं से भी संवाद में कोई कमी न रहे, इसको लेकर के पहले से ही मोदी सरकार सचेत रही है। इसी कड़ी में आज खुद मुख्यमंत्री धामी जो है वो संवाद करने जा रहे हैं तमाम जो लाभार्थी हैं प्रदेश भर के, उनसे सीधा संवाद होगा। योजनाओं के बारे में उनको अगर योजना का लाभ मिला है तो वो किस तरह से उसको देखते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सीधा संवाद होने जा रहा है। जी जिस तरीके से आज सीएम धामी जो है 2 कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं, तो उनके साथ कौन कौन और लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें जो पहला कार्यक्रम है तो उसमें ऊर्जा विभाग के तमाम जो आला अधिकारी हैं, एमजी हैं, उनके मौजूद होने की शिरकत है। क्योंकि वर्चुअल एक तरह से उद्घाटन है तो जाहिर है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से तमाम जो प्रदेश भर के और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो उनके साथ जुड़ेंगे। और अगर हम बात करें जो दूसरा उनका कार्यक्रम है शाम 5:30 बजे विशाल जनसभा वाला, जिसमें वो तमाम जो लाभार्थी हैं उनको संबोधित करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, तो उसमें जो स्थानीय विधायक है गणेश जोशी उनके वो वहां पर रहेंगे, क्योंकि वो स्थानीय विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कार्यक्रम होता है मुख्यमंत्री का तो स्थानीय विधायक वहां पर जरूर मौजूद रहते हैं। तो गणेश जोशी वहां के स्थानीय विधायक है तो वो वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कई दृष्टिकोणों से ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।